ऑलराइट जी, पार्टनरशिप बेसिकली बिजनेस करने के जो फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस है वो तीन डिस्कस की थी। फर्स्ट वन वाज सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड वन वाज पार्टनरशिप एंड थर्ड कंपनी। सो सोल प्रोप्राइटरशिप हम पढ़ चुके हैं कि जिसमें एक ही ओनर होता है, ऐसा बिजनेस जिसका ओनर एक है या वो मैनेजमेंट कंट्रोल एक ही इंडिविजुअल कर रहा है, दैट वाज सोल प्रोप्राइटरशिप। एंड टुडे विल टॉक अबाउट पार्टनरशिप। नाम से भी थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है दैट पार्टनरशिप विल बी अ काइंड ऑफ और अ फॉर्म ऑफ बिजनेस जो एक से ज्यादा लोग मिलके करते हैं। इंडिविजुअल तो वैसे ही सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, और एक से ज्यादा मतलब मिनिमम टू। पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस करने का तरीका है जिसमें कम से कम दो लोग मिल के बिजनेस करते हैं। ज्यादा से ज्यादा 20, ये हमें लॉ बताता है। ये अभी मैं आपको लॉ कौन सा अप्लाई होता है ये भी डिस्कस करते हैं। पार्टनरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस है जिसमें कम से कम दो लोग मिलके अपने जाती फायदे के लिए कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप बिजनेस। जाती फायदे से मतलब प्राइवेट गेन, और प्राइवेट गेन्स मतलब प्रॉफिट। सो उनका पर्पस कोई सोशल बेनिफिट नहीं होता, उनका पर्पस ऑब्जेक्टिव हो सक जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि बिजनेस करने के चार ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कि हर इंडिविजुअल जो बिजनेस करता है वो प्रॉफिट कमाने के लिए करता है। बट उसके साथ साथ कुछ अलाइड ऑब्जेक्टिव्स भी थे, सोशल था या नेशनल था या ह्यूमन था। इसी तरह पार्टनरशिप का भी, क्योंकि ये एक बिजनेस है, so primary purpose is to earn profit. However, there can be some allied objectives of the business. Social objectives भी होने चाहिए, अपने मुल्क का भी फायदा सोचना चाहिए। So पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस है जिसमें कम से कम दो लोग मिलके कोई ऐसी लीगल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिससे उनको बेनिफिट होता है इन द शेप ऑफ फाइनेंशियल प्रॉफिट। तो ऐसे बिजनेस को हम पार्टनरशिप कहते हैं। चार एलिमेंट्स हैं पार्टनरशिप के, दैट मीन्स कि ये चारों चीजें पार्टनरशिप में होना जरूरी है, अदरवाइज हम इसको पार्टनरशिप कंसिडर नहीं करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज एसोसिएशन ऑफ एटलीस्ट टू पर्सन। कम से कम दो लोग पार्टनरशिप का बिजनेस करेंगे। एक होगा तो वो ऑटोमेटिकली सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी, या अगर दो लोगों ने मिलके स्टार्ट तो किया था तब वो पार्टनरशिप था, किसी एक इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है, तो ऐसी सूरत में पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी, बिकॉज वी नीड एटलीस्ट टू पर्सन्स टू कैरी ऑन अ बिजनेस एज पार्टनरशिप. So, the first point was association of at least two persons. Then we have contractual relationship. There must be an agreement between persons desirous of forming a partnership. Now, definition of a contract is it is an agreement which is enforceable at law. Agreement means terms and conditions. Agreement कुछ भी हो सकता है. Agreement can be that I am buying a property and someone is selling a property, so we both have entered into an agreement. We have written terms and conditions, कितने पे खरीदा जाएगा, कैसे ट्रांसफर होगा, कितने दिन बाद पेमेंट होगी, कहाँ पे प्रॉपर्टी है। तो ये सारी चीजें टर्म्स एंड कंडीशंस में जो लिखी जा रही हैं, वी कॉल इट एज एन एग्रीमेंट। और अगर ये एग्रीमेंट लॉ में एनफोर्स किया जा सकता है, मतलब वो लीगल एग्रीमेंट है, तो फिर हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर वो इलीगल एग्रीमेंट है, हम उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। जैसे अगर मैं और कोई और मिस्टर एक्स मिलके किसी को मारने का एग्रीमेंट कर लेते हैं, सो दिस कैन बी एन एग्रीमेंट बट इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि जब कोर्ट में ये बात जाएगी तो एग्रीमेंट ही गलत था, एग्रीमेंट लॉ में एनफोर्स किया ही नहीं जा सकता था, इट वाज इलीगल। इसी तरह एग्रीमेंट के लिए या कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, दैट द पार्टीज शुड बी विलिंग ऑन डूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्सेंट से होना चाहिए, एक साइड से ऑफर होनी चाहिए, एक साइड से एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। इट कैन बी ऑरल, इट कैन बी रिटन, इट कैन बी वर्बल, लेकिन होनी चाहिए कॉन्सेंट। जैसे आप ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं और आप वहां से जाके कोई चीज लेते हैं, काउंटर पे आते हैं, उसकी पेमेंट करते हैं और चले जाते हैं। अब आपका कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बट इट इज अ वर्बल और इट इज एन ओरल कॉन्ट्रैक्ट कि वहां पे चीजें थी ही बिकने के लिए, आपने वो खरीदने के लिए गए थे, आपने चीजें खरीदी, उसकी पेमेंट की और बाहर आ गए। सो इट वाज लीगल कॉन्ट्रैक्ट, बाइंग एंड सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह
कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं, जैसे प्रॉपर्टी अगर मैं सेल या खरीद रहा हूँ तो वो लिख भी लिए जाते हैं, तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन जहां पे कॉन्सेंट नहीं है, मतलब कोई बंदा जा रहा है और खुदा न खास्ता गन पॉइंट से उससे किसी चीज पे साइन करवा लिए जाते हैं, इसी तरह खरीदो फरोख्त की किसी चीज के ऊपर, लेट से एक प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स थे जिसपे गन पॉइंट पे साइन करवा दिए गए, तो ये कोर्ट के अंदर प्रूव अगर कर दिया जाए कि ये मेरी कॉन्सेंट से साइन नहीं किए गए थे, जबकि साइन मौजूद है, कॉन्ट्रैक्ट लिखा भी हुआ है, उसके ऊपर बायर सेलर के भी मौजूद हैं, लेकिन अगर ये प्रूव कर दिया जाए कि ये मर्जी से नहीं हुए थे, कॉन्सेंट से नहीं हुए थे, ये फोर्सफुली करवाए गए, या ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के थ्रू कराए गए, या किसी इलीगल तरीके से करवाए गए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करार दे दिया जाता है, कोर्ट जो है उसके अगेंस्ट डिसीजन दे देती है। सो इसका मतलब है इट शुड बी अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। सो पार्टनरशिप किसी ऐसे बंदों के दरमियान नहीं हो सकती जो कॉन्ट्रैक्ट के अहल नहीं है, यानी कि अगर वो माइनर है, माइनर का मतलब कि उनकी एज 18 साल से कम है, पाकिस्तान में मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ एज माइनॉरिटी और मेजोरिटी की बताई जाती है, पाकिस्तान के अंदर 18 ईयर्स है। सो इफ यू अ पर्सन इज नॉट ऑफ द एज 18, ही और शी कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता तो इसका मतलब है वो नई पार्टनरशिप भी नहीं बना सकता। इसी तरीके से अ पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड, वो पागल है या उसका मेंटल कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो ठीक से डिसीजन ले सके, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। इसी तरह कोई बैंकरप्ट है, वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है बाय द कोर्ट कि ये बैंकरप्ट है, डिफॉल्ट कर गया हुआ है या इंसॉल्वेंट है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट करने का हल नहीं होता। सो इन अदर वर्ड्स, पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। सो जहां पे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता कोई बंदा, वो पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी सर, सर पार्टनरशिप रिटर्न भी होती है और नॉट रिटर्न भी होती है, तो जो नॉट जी, रिटर्न हो उसमें ये कैसे होगा? अगेन कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया कि इट कैन बी रिटन, इट कैन बी ओरल। सो अगर आप पार्टनर्स मिलके 4 या 5 लोग मिलके काम कर रहे हैं, एंड अ पर्सन हु कैन नॉट बी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, वो अनसाउंड माइंड है फॉर एग्जांपल, या वो बैंक करप्ट है, तो अब जब तक आप उसको चला रहे हैं पार्टनरशिप को, कोई डिस्प्यूट नहीं आया, तब तक तो ठीक है, आपका आपस का मस। लेकिन जब आपके आपस में कोई डिस्प्यूट आ गए और आप कोर्ट में चले गए कि ये इस इंडिविजुअल की वजह से हमें लॉस हो गया, तो उस टाइम पे कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि जो पार्टनरशिप आपने बनाई थी, दैट पार्टनरशिप वाज नॉट ऑन अ राइट ट्रैक, कि जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता था एक बंदे से, तो आप रेक्ट कैसे कर लिया और पार्टनरशिप में कैसे शामिल हो ओके सर। गए। सो अगर सब ठीक चलता है तो फिर ठीक है, फिर आपका अपना मामला था, बट इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस, तो ऐसे सिनेरियो में कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। जी वली। सर ये कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में कोई डिफरेंस है? जी बिल्कुल है। एग्रीमेंट मींस जिसपे दो पार्टीज एक दूसरे से एग्री कर जाती हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट मींस कि वो जिस जिस चीज पे एग्रीमेंट हो रहा है वो लीगल भी होना चाहिए। जैसे दो बंदे मिलके एग्रीमेंट करते हैं कि तीसरे बंदे को मारेंगे, तो ये एग्रीमेंट तो हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है सर। एग्रीमेंट सिंपली एन इंग्लिश टर्म के जिसमें दो बंदे या दो से ज्यादा बंदे एक चीज पे एग्री कर जाते हैं। अब अगर वो चीज लीगल नहीं होगी तो फिर हम उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। ओके सर। देन वी हैव अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो पार्टनरशिप क्योंकि एक फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसलिए अगर प्रॉफिट अर्निंग ही मोटिव नहीं है तो फिर वो बिजनेस नहीं होगा। एंड लास्टली म्यूचुअल एजेंसी। नाउ म्यूचुअल एजेंसी मींस दैट एवरी पर्सन इज प्रिंसिपल and every person in the partnership is agent to every other partner. इसको सिंपल वर्ड्स में इस तरह बताया जा सकता है कि अगर कुछ लोग मिलके बिजनेस करना चाहते हैं एज अ पार्टनरशिप, तो ऐसी सूरत में हर पार्टनर एक दूसरे के बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है, या एक दूसरे के बिहाफ पे किसी से भी अगर किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तमाम पार्टनर्स के ऊपर बाइंडिंग होगा। यानी कि अगर 4 पार्टनर हैं, ए बी सी और डी, मिस्टर सी जाके किसी बाहर थर्ड पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है खरीदो फरोख्त का, तो उसने बाकी तमाम पार्टनर्स के एजेंट के तौर पे
काम किया, और अब वो कॉन्ट्रैक्ट सब के ऊपर बाइंडिंग है, लाजमी है कि सब उसको पूरा करेंगे। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ सी ने किया था इसलिए सिर्फ सी इसको पूरा करेगा। नो, देयर इज अ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। दैट मीन्स चारों में से किसी एक ने भी अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो चारों के ऊपर उसको फुलफिल करना लाजमी हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। जी, इस कॉन्सेप्ट में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर अगर कोई ना नो करना सर। चाहता हो, दूसरा पार्टनर ना करना चाहता हो और इससे वो जो उन्होंने जो बिजनेस कर रहे हैं उसका नुकसान हो, तो तब भी वो लागू होगा उस पे? ऐसी सूरत में आप, अगर कोई एक ऐसा इंडिविजुअल जो जानबूझ के आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आपको उसको पार्टनरशिप पे लेना ही नहीं चाहिए। ठीक ओके है, सर। आपने अपनी मर्जी से क्योंकि उसको शामिल किया है, इसलिए अब वो म्यूचुअल एजेंट है। आपकी तरफ से किया जाने वाला कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उस पर बाइंडिंग हो, और उसकी तरफ से किया जाने वाला कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपके ऊपर बाइंडिंग होगा। सर ये पॉइंट जरा रिपीट कर देना एक बार। देखिए, म्यूचुअल एजेंट मींस के जब भी कोई एक पार्टनरशिप बन गई है, उसमें जितने भी पार्टनर्स हैं वो अपनी कैपेसिटी में कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं, और अगर उन्होंने किसी एक ने भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो सबके ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा, या वो जरूरी हो जाएगा कि सबके सब उसको पूरा करें। यू कैन नॉट जस्ट ब्लेम कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने नहीं किया था इसलिए मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। द कोर्ट विल नॉट एक्सेप्ट दिस एक्सक्यूज बिकॉज इन पार्टनरशिप वी हैव म्यूचुअल एजेंसी, एंड एवरी पार्टनर शुड नो कि अगर किसी एक ने भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो सबको वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना पड़ेगा। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। सर पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है? जी बिल्कुल, पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। सर इसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट में सर ही ये हिस्सा पार्टनरशिप लेते में हैं। परसेंटेज नहीं आएगी कि परसेंटेज के हिसाब से डिसीजन नहीं लिया जाएगा? बेटा वन बाय वन, एक तो जिसने क्वेश्चन करना है वो हैंड रेज करे ताकि मैं क्वेश्चन पूछ सकूं। वलीद पहले आप पूछे, आपने हैंड रेज किया था। सर मैं कह रहा हूँ कि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है? जी बिल्कुल होती है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हैंड रेज करें और ताकि मैं नेम कॉल करूं और फिर आप पूछें। हैंड रेज आपके नीचे जहाँ पे ऑफ करने का या खत्म करने का होता है उसके साथ मौजूद होता है। जी साद, आप पूछें। सर मेरे एक क्वेश्चन है कि ये पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स रिलायबल होते हैं या क्या होता है कि मतलब अगर एक पार्टनर का कोई उसमें जो उसके एसेट्स थे उस अगर एक पार्टनर को नुकसान होता है उसके अंदर तो सारों के ऊपर लागू होगा या एक के ऊपर लागू होगा? नहीं, दिस विल बी बिकॉज दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सो एग्रीमेंट में जो चीज लिखी हुई है, हो सकता है कि 4 पार्टनर है, हो सकता है सबकी परसेंटेज सेम हो 25%। ये भी हो सकता है किसी एक की 10% हो, किसी की 30% हो, किसी की 40% हो, किसी की 5% हो। सो इट मे वेरी बिकॉज इट इज अ म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट। सो जहां पे सब एग्री कर जाएंगे दैट विल बी फाइनलाइज्ड। ठीक है, और उसी को लिख लिया जाएगा। सो लाजमी नहीं है कि ये सबका सेम हो। जहां जहां पे जो जो एग्री करता है और बाकी तमाम पार्टनर्स उस पॉइंट पे, जैसे लेट्स से एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए का लॉस जो है वो सिर्फ 5% है फॉर एग्जाम्पल, और बी का 25% है, सी का 40% है, एंड डी का रिमेनिंग। अगर चारों इस पे एग्री कर जाते हैं तो फिर ठीक है, यही रेशो जो है वो एक्सेप्ट की जाएगी और यही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा। ओके, थैंक यू सर। जी नेक्स्ट। जी आतिफ। सर अगर एक मेजर शेयर होल्डर है, पार्टनर है, उसकी ज्यादा परसेंटेज है, अगर वो अकेला ही डिसीजन ले ले तो वो बाकियों पे भी लागू होगा कि नहीं? बेटा परसेंटेज पे मैटर नहीं करता। पार्टनर्स हैज इक्वल राइट एंड लायबिलिटीज अनटिल के उसमें लिखा हो। यानी कि अगर सब पार्टनर इस बात पे एग्री करते हैं कि हम एक दूसरे के पार्टनर हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, वो पार्टनरशिप रजिस्टर हो गई, अब किसी का शेयर कम है या ज्यादा है ये फर्क नहीं पड़ता। अब एक डिसीजन लिया गया, सबके ऊपर बाइंडिंग होगा।
और अगर आप चाहते हैं कि कोई एक बंदा डिसीजन ले ही ना, तो आप उसको स्ट्रेट अवे जब पार्टनरशिप डीड या कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे थे उसी में लिख लें दैट मिस्टर ए विल नॉट टेक एनी डिसीजन, और वी मतलब उसको आप एक्टिव पार्टनर के तौर पे ले ही ना, वो सिर्फ एक ऐसा पार्टनर होगा जो प्रॉफिट या लॉस में तो शरीक होगा, लेकिन ही और शी विल नॉट वर्क, और ही और शी विल नॉट बी एक्टिव इन डूइंग बिजनेस। सो अगर इस चीज पे भी सब एग्री कर जाते हैं इंक्लूडिंग मिस्टर ए, तो फिर उसके ऊपर अमल होगा। सो बेसिकली पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है जो म्यूचुअल एग्रीमेंट या म्यूचुअल कॉन्सेंट से चलता है। जिस भी पॉइंट पे म्यूचुअल चीज या म्यूचुअल एक्सेप्टेंस हो गई, हर बंदे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, होना वो लीगल चाहिए। अगर सब ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो उसके मुताबिक चलेगा। और अगर कहीं ये नहीं लिखा गया कि कोई एक बंदा डिसीजन नहीं लेगा या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो अब सब पार्टनर बराबर हैं, चाहे किसी ने 99% पैसा लगाया हुआ है और किसी एक ने सिर्फ 1% लगाया है, बट डिसीजन मेकिंग में या फिर जब आपके यहाँ के किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो हर एक का किया गया कॉन्ट्रैक्ट सब पे इक्वली जो है वो आएगा, और इक्वली उसको फुलफिल करना पड़ेगा या पूरा करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द परसेंटेज ऑफ मनी कि किसी ने इन्वेस्ट किया या नहीं किया। जी किंजा पूछे। सर जैसे आपने कहा था कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रांसफर हो सकता है, मतलब बाप से बेटे में, तो ये क्या पार्टनरशिप में भी हो सकती है? नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी बिजनेस ट्रांसफर इन अ सेंस ऑफ इनहेरिटेंस होता था। इनहेरिटेंस का मतलब कि अगर फादर की डेथ हो जाती है तो इनहेरिटेंस के तौर पे उसकी प्रॉपर्टी जो है उसके बच्चों में तकसीम होगी, और लाजमी नहीं है कि वो बिजनेस कंटिन्यू भी किया जाए। ठीक है, सो इस तरह बात हुई थी। एंड सिमिलरली पार्टनरशिप की अगर हम बात करते हैं तो पार्टनरशिप में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो ऐसी सूरत में उसका बिजनेस उसकी इनहेरिटेंस में ट्रांसफर होगा, बट लाजमी नहीं है कि उसकी इनहेरिटेंस उस बिजनेस को कैरी ऑन करे, नंबर वन। नंबर टू, ये भी लाजमी नहीं है कि अगर इनहेरिटेंस या बच्चे करना तो चाहते हैं लेकिन बाकी पार्टनर्स उसके साथ बिजनेस नहीं करना चाहते, तो ऐसी सूरत में पार्टनरशिप को खत्म कर दिया जाएगा। इसकी क्लॉजेज अभी पढ़ेंगे, इसकी अभी अभी तो जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि पार्टनरशिप है क्या। अभी इसमें पार्टनरशिप इन केस ऑफ डेथ ऑफ समवन या माइनर की सूरत में क्या सिचुएशन होगी, ये लेटर स्टेज के ऊपर डिस्कस करेंगे। और सर ये भी सिंगल टैक्सेशन होती है ना? जी बिल्कुल, इसमें भी सिंगल टैक्सेशन होती है। जी ठीक है, हैदर। थैंक यू। सर अगर कोई पार्टनरशिप में से एक पार्टनर मर जाता है या फिर बीमार मतलब लीव कर देता है तो पार्टनरशिप तो खत्म नहीं हो जाती? नहीं, लाजमी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा गया था वो प्रिवेल करेगा। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में ये लिखा गया था कि अगर एक इंडिविजुअल भी, एक पार्टनर भी छोड़ जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। बट इन केस अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था दैट इफ अ पर्सन वांट टू लीव और बाकी सब पार्टनर्स म्यूचुअल कॉन्सेंट से एग्री कर जाते हैं किसी एक को छोड़ने पे, तो ऐसी सूरत में उसका जो शेयर है उसको दे दिया जाएगा और बाकी जो पार्टनरशिप है वो अपना बिजनेस कंटिन्यू करेगी। ओके सर। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पार्टनरशिप डीड और द कॉन्ट्रैक्ट जो लिखा गया है। ऑलराइट जी, नेक्स्ट वी हैव सैलिएंट फीचर्स ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। जैसे हर बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, इसी तरह पार्टनरशिप के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मींस कि ये बनाई कैसे जाती है या इसके बनाने के मराहल क्या है। सो सबसे पहले मैंने आपको बताया दैट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 persons टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, और ज्यादा से ज्यादा 20 हो सकते हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 जिसको हम फॉलो करते हैं उसके मुताबिक कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 20 लोग मिलके एक पार्टनरशिप का बिजनेस कर सकते हैं। और अगर वो बिजनेस बैंकिंग का करना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स या पार्टनर्स की तादाद 10 होगी। ठीक है, सो रिपीटिंग द सेम थिंग, for partnership there must be at least 2 persons, and at maximum there should be 20 persons for any kind of business except banking business. If the partners or the
persons want to do a business of banking, then there must be at least 2 persons and at maximum 10 persons. ठीक है जी. सो 2 से 20 नॉर्मल बिजनेस के लिए और बैंकिंग के लिए 2 से 10 लोग मिलके पार्टनरशिप का बिजनेस कर सकते हैं. कीपिंग इन व्यू दैट ऑल द पर्सन्स शुड बी कैपेबल ऑफ डूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट. अगर कोई भी इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट करने का अहलियत नहीं रखता तो वो पार्टनर नहीं बन सकता. यानी कि अगर कोई अनसाउंड माइंड है, कोई माइनर है, कोई इंसॉल्वेंट है, किसी की मेंटल कैपेसिटी का प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो कॉन्ट्रैक्ट करने की अहलियत नहीं रखता, वो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर नहीं बन सकता. ठीक है. सो दिस वाज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. सेकेंड वन इज फाइनेंसिंग. अब जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक इंडिविजुअल था, सारा पैसा उसी का था, सारा रिस्क रिवॉर्ड उसी का था. इसी तरह जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, अब क्योंकि कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 20 या 10 लोग शामिल हैं, तो ऐसी सूरत में कंपैरेटिवली जो पैसा होगा, जो फाइनेंसिंग होगी, वो ज्यादा होगी. लाजमी नहीं है कि सब के सब पार्टनर पैसा लगाएं. ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग पैसा लगा रहे हैं, कुछ लोग सर्विसेज दे रहे हैं. ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के अंदर वो मतलब शरीक तो हैं लेकिन पैसा नहीं लगा रहे. तो ऐसी सूरत में पार्टनरशिप को अगर हम कंपेयर करें सोल प्रोप्राइटर से, तो सोल प्रोप्राइटरशिप की निस्बत पैसा इन जनरल ज्यादा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप की निस्बत पार्टनरशिप में, लेकिन कम होगा कंपनी के मुकाबले में. अब कंपनी क्या होगी फिर इसको जब हम लेटर स्टेज पे डिस्कस करेंगे तो ये चीज समझ आ जाएगी. जी सबा पूछे. सर, जो पर्सन अपनी स्किल्स यूज करते हैं उनको प्रॉफिट तो मिलेगा, लेकिन लॉस में भी होंगे. जी बिल्कुल. अगर उस पार्टनरशिप को कोई प्रॉफिट नहीं होता तो उसने जो अपनी स्किल्स दी थी उसकी कोई ना कोई तो मार्केट वैल्यू होगी. इन अदर वर्ड्स उसको उसके पैसे नहीं मिलेंगे, वो लॉस में चला गया. और अगर लॉस बढ़ते बढ़ते इस हद तक हो गया कि वो बिजनेस अपनी लाइबिलिटीज को पूरा नहीं कर पा रहा अपने एसेट से, तो ऐसी सूरत में लाइबिलिटी क्योंकि अनलिमिटेड है तो उसके जाती एसेट बिक के बिजनेस की जिम्मेदारियां पूरी होंगी. सो प्रॉफिट एंड लॉस इज डिफरेंट थिंग and liability is different thing. And third one, capital is different thing. So अगर एक इंडिविजुअल कैपिटल नहीं लगा रहा, पैसा नहीं लगा रहा, लेकिन वो प्रॉफिट और लॉस में भी शरीक है और वो लाइबिलिटी में भी शरीक होगा. Okay, next one is management. So it's a simple point कि सोल प्रोप्राइटरशिप की निस्बत क्योंकि लोग ज्यादा हैं, इसलिए जो मैनेजमेंट है वो भी कंपैरेटिवली बेहतर होगी. एंड इन पार्टनरशिप बिजनेस एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट अनलेस के वो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि मैं मैनेजमेंट नहीं करूंगा. जैसे अभी पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था. सो एवरी पर्सन इफ इन्वॉल्व इन पार्टनरशिप बिजनेस तो वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है, ये उसका राइट है. हाँ, अगर कोई इंडिविजुअल खुद से ना करना चाहे या बाकी सब पार्टनर्स चाहते हैं कि कोई एक बंदा मैनेजमेंट ना करे और वो इंडिविजुअल खुद भी इस बात पे मान जाए, कॉन्सेंट दे दे, म्यूचुअली एग्री कर जाए कि मैं भी मैनेजमेंट नहीं करूंगा, तो ऐसी सूरत में किसी 1 2 4 5 इंडिविजुअल्स को पार्टनर के तौर पे रखा जा सकता है, बट ही और शी मे नॉट बी डूइंग एनी काइंड ऑफ मैनेजमेंट. बट अगेन इसके अंदर म्यूचुअल कॉन्सेंट होना जरूरी है. सब अग्री करेंगे तो फिर ऐसा होगा, अगर सब अग्री नहीं करेंगे तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट की क्योंकि एक प्राइमरी क्लोज है दैट देयर शुड बी एन ऑफर, देयर शुड बी एन एक्सेप्टेंस और देयर शुड बी अ म्यूचुअल कॉन्सेंट. विलिंगली अपनी मर्जी से अगर कोई क्लोज पे अग्री कर जाएंगे तो वो ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में. बट अगर किसी पे जबरदस्ती कोई क्लोज अप्लाई की जा रही है तो इसका मतलब है वो कॉन्ट्रैक्ट ही ठीक नहीं हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में void करार दिया जा सकता है. So same is the case with management that every partner has a right to do management.
अगर वो खुद अपनी मर्जी से अपना ये राइट छोड़ रहा है तो फिर ठीक है, अदरवाइज हर बंदा मैनेजमेंट कर सकता है और किसी का भी लिया गया डिसीजन बाकी तमाम पार्टनर्स के ऊपर पाबंदी होगी कि उसको फुलफिल करेंगे या उसको सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. That means a partner cannot transfer his or her interest in the business. अब पार्टनर का इंटरेस्ट क्या है? स्टेक होल्डर में आपने पढ़ा था कि ऑनर का इंटरेस्ट होता है या तो प्रॉफिट या फिर उसका लगाया गया कैपिटल, जो उसने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। सो वो बगैर पार्टनर्स की मर्जी के, बगैर बाकी के तमाम पार्टनर्स की मर्जी के अपना कैपिटल या अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता। इन अदर वर्ड्स, लेट्स से कि ए बी सी और डी 4 पार्टनर्स हैं, हर पार्टनर ने 25-25 लाख रुपया लगाया हुआ है, एवरी पार्टनर हैज कंट्रीब्यूटेड 2.5 मिलियन। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मिस्टर सी अपनी मर्जी से अपना 2.5 मिलियन लगाया गया मिस्टर वाई से ले ले और वाई को पार्टनर बना दे। सो इसका मतलब ये है कि जब तक तमाम पार्टनर्स ए बी सी डी एक ही पॉइंट पे एग्री नहीं करेंगे, तब तक कोई भी पार्टनर अपना पैसा किसी और से लेके उसको पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं बना सकता। ये नहीं हो सकता कि सी अपना पैसा वाई से लेके वाई को अपनी जगह पे पार्टनर बना ले और खुद पैसा लेके निकल जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल. A partner cannot transfer his or her interest to anyone without permission of and without a willingness of all other partners. ठीक है, सो अगर इवन ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं और मिस्टर ई पार्टनर बनना चाह रहा है, तो सबके सब एग्री कर जाए और सिर्फ मिस्टर ए ना करे, मतलब इतने सारे पार्टनर्स में से सिर्फ एक पार्टनर अगर एग्री नहीं करता, तो ऐसी सूरत में भी पार्टनर को ऐड नहीं किया जा सकता। तमाम के तमाम पार्टनर्स का एग्री करना, विलिंग होना जरूरी है किसी भी पार्टनर को ऐड करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. देन वी हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स. जी हारिस पूछे। जी हारिस, कोई क्वेश्चन है? जी सर। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा था कि अगर 4 में से एक पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है और वो अपना 25% दूसरे पार्टनर को देना चाहता है, लेकिन बाकी 2 पार्टनर्स नहीं विलिंग इसके लिए, तो वो किस तरह छोड़ेगा? ऐसी सूरत में 2-3 चीजें होती हैं। एक तो वो सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही है कि तमाम के तमाम पार्टनर्स म्यूचुअली एग्री कर जाएं। अगर तो वो म्यूचुअली एग्री कर जाते हैं तो फिर उसके मुताबिक नेगोशिएशन हो सकती है, टाइम डिले हो सकता है, बाकी पार्टनर ये कह सकते हैं कि आप कुछ देर रुक जाए ताकि हमारे बिजनेस को लॉस ना हो। सो फर्स्ट थिंग इज दैट एवरी पार्टनर मे गेट म्यूचुअल कॉन्सेंट। अगर ऐसा नहीं हो रहा, देन द सेकंड ऑप्शन इज द कोर्ट। फिर वो पार्टनर जो छोड़ना चाह रहा है वो कोर्ट में केस कर देगा या कोर्ट में चला जाएगा, एंड देन द कोर्ट विल डिसाइड बेस्ड अपॉन द डिस्कशन, और जो भी दोनों पार्टीज अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स लेके आएंगी, देन द फाइनली कोर्ट विल डिसाइड कि क्या होगा। और अगर एंड तीनों कोर्ट्स डिसीजन विल पार्टनर्स बी ये द विल फाइनल। करते हैं कि हम इसका 25% रख लें, तो वो तीनों पे फिर इक्वली डिवाइड हो जाएगा कि क्या होगा फिर? मैं क्वेश्चन नहीं समझा आपका, दोबारा पूछे। अगर एक पार्टनर छोड़ना चाह रहा है और बाकी के 3 पार्टनर्स ये चाह रहे हैं कि इसकी परसेंटेज हम रख लें, तो वो किस तरह होगा? तीनों पे डिवाइड हो जाएगी 25% के, वो फिर कोर्ट में ही जाएगा? इट इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट, जहां पे जो जो कॉन्ट्रैक्ट या जो भी पार्टनर कोई एक ऑफर देता है और बाकी पार्टनर्स उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर ठीक है, चाहे वो 25-25% हो, चाहे वो 40% हो, चाहे वो 15% हो। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टनर छोड़ के जाना चाह रहा है और बाकी पार्टनर्स जो हैं वो उसका, एक पार्टनर कहता है मैं 10% कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा, कोई 40% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, कोई 50% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। So, अगर सब पार्टनर इस पे एग्री कर जाते हैं तो फिर वो उसी परसेंटेज के मुताबिक जो एग्री हुई है उसी के मुताबिक चलेगा। कोई फिक्स्ड परसेंटेज लाजमी नहीं है। ठीक है, थैंक यू। जी हामिद।
हामिद रजा। जी मोहम्मद अब्दुल्ला, आप पूछ लें, कोई क्वेश्चन है? अगर एक बंदा पार्टनरशिप को छोड़ के जा रहा है तो उसके जितने भी साथ वाले बंदे होते हैं वो कहते हैं कि जी हम इसमें कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, यानी कि 10% मेरा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल उस बंदे का 25% था, तो 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर कहता है जी मैं 10% लूंगा, दूसरा भी कहता है मैं 10% लूंगा, और एक कह रहा है मैं 5% लूंगा। तो सर इसमें ये जो 25% उसका होगा, तो इसमें दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या उसी कॉन्ट्रैक्ट पे ये चलता रहेगा? इट विल डिपेंड कि फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या था। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर तो ये था कि कोई पार्टनर छोड़ना चाहे और कोई नया पार्टनर ऐड हो सकता है, या जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका शेयर बाकी के पार्टनर्स ले सकते हैं एंड द बिजनेस विल कंटिन्यू, तो उस पार्टनरशिप में ऑलरेडी ये क्लोज मौजूद थी कि इस तरह हो सकता है। सो ऐसी सूरत में कोई कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से नहीं करना पड़ेगा। नंबर 2, अगर ऐसी क्लोज मौजूद नहीं है और पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है, पार्टनरशिप कैन बी रजिस्टर्ड एंड इट मे नॉट बी रजिस्टर्ड, ये मर्जी है, पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाया भी जा सकता है, नहीं भी करवाया जा सकता। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है ये आने वाले वक्त में पढ़ेंगे। जस्ट ये बता रहा हूँ रजिस्ट्रेशन होती क्या है, कि आपका रिकॉर्ड जो है, जो भी आपने डीड बनाई थी, जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो एग्रीमेंट किया था, वो गवर्नमेंट के एक इदारे के पास मौजूद होता है और उसी कॉन्ट्रैक्ट को एक्चुअली रजिस्टर किया जाता है कि क्या आपने आपस में एग्री किया था, क्या आपके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब अगर उसमें ये क्लॉज मौजूद नहीं थी, देन अगेन आपको दोबारा से पार्टनरशिप नहीं बनानी, क्योंकि सब उस पे म्यूचुअली एग्रीड है। अगर एग्रीड है तो एक नई क्लोज उसमें जस्ट मॉडिफिकेशन होगी या उसमें एडिशन होगी, उसमें एक फर्दर मॉडिफिकेशन आएगी दैट नाउ दिस क्लोज इज बीइंग एडेड, कि एक पर्सन छोड़ के जा रहा है और उसका जो शेयर है वो हम इस परसेंटेज के मुताबिक डिवाइड कर रहे हैं। देयर विल बी अ फी, देयर विल बी अ रिक्वेस्ट, वो रजिस्ट्रार को दी जाएगी और वो रजिस्ट्रार आपकी पुरानी डीड में वो क्लोज को ऐड कर देगा एंड द बिजनेस विल कंटिन्यू। सो देयर इज नो नीड टू कंप्लीटली फॉर्मुलेट अनदर पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। पुराने ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ एडिशंस हो जाएंगी और उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया जाएगा। जी आतिफ पूछें। सर पार्टनरशिप को किस ऑफिशियली कहाँ पे रजिस्टर करवाया जाता है, कौन से डिपार्टमेंट में? पार्टनरशिप के लिए अलहदा से पार्टनरशिप रजिस्ट्रार मौजूद होता है, इसका अलहदा से ऑफिस मौजूद होता है और उसी के अंडर इसको रजिस्टर करवाया जाता है। ये चबुर्जी के, लाहौर की बात करूं तो चबुर्जी से लेफ्ट साइड पे एक रोड जाती है, उसका नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, पुंछ रोड आई थिंक कहलाती है वो, तो वहां पे इसका ऑफिस मौजूद है। ओके सर। जी जुनेद आप पूछे। सर मेरा क्वेश्चन था, ये जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ये जब बिजनेस लॉस में चला जाता है, बिजनेस खत्म हो जाता है, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, तो फिर कौन पे करता है? सभी पार्टनर्स के पे करते हैं जो लॉस होता है बैंक से लिया होता है, या एक पार्टनर जो मेन होता है वो पे करता है? ये जो परसेंटेज होती है उसके साथ पे किया जाता है? इट विल डिपेंड अपॉन द एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट में लिखा गया था कि सारा लोन लेट से मिस्टर ए पे करेगा, तो फिर मिस्टर ए, क्योंकि म्यूचुअल कॉन्सेंट थी, मिस्टर ए पे कर देगा। बट जस्ट ये कह देना कि मिस्टर ए पे नहीं कर सकता तो बाकी पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल बाय द कोर्ट, क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। इसलिए अगर तो एग्रीमेंट हुआ था ए बी सी डी के दरमियान के जो भी लोन है वो मिस्टर ए पे करेगा, मिस्टर ए ने उसको एग्री किया था और बाकी तमाम पार्टनर्स ने भी एग्री किया था, तो ऐसी सूरत में लोन मिस्टर ए रीपे करेगा। बट इन वी कैन से कि अगर मिस्टर ए इस कैपेसिटी में नहीं रहा कि वो सारा लोन रीपे कर सके, तो अब वो जिम्मेदारी बी सी और डी के ऊपर भी आएगी, बिकॉज देयर इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो जब तक वो सारे का सारा लोन रीपे नहीं हो जाता, ये लाइबिलिटी डिवाइड होती रहेगी बाकी तमाम पार्टनर्स पे। लेट्स से कि मिस्टर ए डिफॉल्ट कर गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो बी सी डी इस लोन को पूरा करेंगे। मिस्टर बी भी डिफॉल्ट कर गया तो सी और डी, मिस्टर सी भी डिफॉल्ट कर गया तो मिस्टर डी। या तो सारे का सारा लोन रीपे होगा या फिर सब के सब पार्टनर्स बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो अगर सब बैंकरप्ट हो जाएंगे तो ऐसी सूरत में जिसने पैसा दिया होगा उसका पैसा डूब जाएगा। बट
the liability will remain unlimited until every पैसा of loan is paid back और सबके सब bankrupt हो जाए, तो वो लोन जो है, जो लाइबिलिटी है, वो पे ऑफ की जाएगी। सर इस तरह अगर किसी को मेंशन नहीं किया जाता, फॉर एग्जांपल पर्सन ए को मेंशन नहीं किया जाता, तो इस तरह हो सकता है कि मैं मेरे पार्टनर्स हैं, इस हिसाब से परसेंटेज, फॉर एग्जांपल ए 20% रखता है पार्टनरशिप का प्रॉफिट का हिस्सा, और बी वो 50% रखता है, सी 10% रखते हैं, तो इस तरह हो सकता है कि जिस तरह से उनकी शेयरिंग है उसी तरह से उन्हें अनलिमिटेड लायबिलिटी में बिजनेस लॉस में जाता है तो देना पड़े। ये एग्रीमेंट तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, और इसी सूरत में अगर तो वो सबके सब इस काबिल हैं कि लोन रीपे कर सकें तो सारा लोन इसी परसेंटेज में रीपे कर दें तो भी कोई मसला नहीं। अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट तब आ रहा है जब बिजनेस इस काबिल नहीं रहा, नंबर 1 कि वो अपना लोन रीपे कर सके, और नंबर 2 फिर उसके बाद कोई पार्टनर भी फर्दर आगे से इंसॉल्वेंट हो गया, तो ये नहीं हो सकता जैसे आप कह रहे हैं कि लेट्स से मिस्टर बी ने 50% कहा था और मिस्टर ए ने 25% बाकी का, मतलब ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ए ने 25%, बी ने 25% और सी ने 50% कहा। मिस्टर ए 25% देने के काबिल नहीं रहा, उसने अभी सिर्फ 10% ही दिया था जितना लोन था, और बाकी जो वो डिफॉल्ट कर गया, तो ये नहीं हो सकता कि अब हम कहें कि क्योंकि पैसे 25% मिस्टर ए ने देने थे, मिस्टर ए के पास नहीं है तो वो पैसे डूब गए। नो, दैट 25% में से जितना भी मिस्टर ए ने दे दिया है वो ठीक है, जो रिमेनिंग है वो बी और सी के ऊपर फर्दर ऐड हो जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो पूरी की पूरी लायबिलिटी पे करनी है। कोर्ट ये नहीं कहता, जब डिफॉल्ट करने की पोजीशन आती है कि आपने जो एग्री किया था हम वो एक्सेप्ट करेंगे, कोर्ट तब तक एग्री करेगा आपके डिसीजन से जब तक आप लोन रीपे कर रहे हैं, तो जिस मर्जी रेशो में करें, कोर्ट को इससे कोई कंसर्न नहीं है। बट अगर अब आप डिफॉल्ट कर गए हैं, लोन वापस नहीं कर पा रहे, ऐसी सूरत में वो लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि पार्टनरशिप की तो सब पार्टनर्स को पूरे का पूरा लोन वापस करना पड़ेगा। अब चाहे आपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिखा था, दैट विल बी सेकेंडरी। प्राइमरी थिंग इज कि जिस पार्टनर के पास पैसा है उसको आप रीपे करेंगे पूरे के पूरे लोन को। ओके सर। सर इस तरह तो ये फिर एक डिसएडवांटेज भी हो गया कि ये डिसएडवांटेज बनता है, एक आदमी अनलिमिटेड लायबिलिटी हमेशा से एक डिसएडवांटेज है। अनलिमिटेड लायबिलिटी जहां पे भी आप पढ़ेंगे, इट विल बी अ डिसएडवांटेज। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी है ना, आपने जो पूछा है 4 पार्टनर में से किसी एक ने कंपनी के सीक्रेट्स लीक कर दिए तो फिर वो पार्टनर नहीं रहेगा। नहीं, पार्टनर तो वो रहेगा। देन अगर आप किसी एक इंडिविजुअल को कोई ऐसा वो इश्यूज क्रिएट कर रहा है या वो आपकी पार्टनरशिप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहले तो आप उसको पार्टनरशिप से निकाल सकते हैं या उसके ऊपर कोर्ट केस कर सकते हैं। देन द कोर्ट विल डिसाइड कि यस, अगर ये इंटेंशनली पार्टनरशिप को लॉस पहुंचाने की कोशिश कर रहा था तो फिर कोर्ट ऑर्डर करेगा कि इस लॉस को पूरा करें। जी हामिद रजा पूछे। सर ये जो आप हमने जो डिस्कस किया अभी तक सर, यानी कि कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है, एग्रीमेंट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कंपनी नहीं पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप सर जो हो रही है सर, इसको सर कानूनी हैसियत कौन देगा, कोर्ट देगा या एससीसीपी देगी? नहीं, एससीसीपी सिर्फ कंपनी को देखता है, रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप अलग से एक इदारा है। जी सर, ठीक। वो अलग से इसको देखता है। कोर्ट के पास केस तब जाता है जब कोई डिस्प्यूट आ जाए, ठीक है। उससे पहले पहले ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ये कहाँ पे पार्टनरशिप डीड या कहाँ पे पार्टनरशिप को फैसिलिटेट किया जाएगा, वो रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप अलग से मौजूद होता है। एससीसीपी जैसे एक इदारा है, वो सिर्फ कंपनीज को देखता है। और इसी तरह पार्टनरशिप, रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप एक अथॉरिटी या पोस्ट है जिसको जो सिर्फ पार्टनरशिप या फर्म के बिजनेस को देखती है। ठीक है सर, थैंक यू। जी हैदर। सर अगर पार्टनरशिप में अगर एक पार्टनर लीव करना चाह रहा है, उसका 25% शेयर है, बाकी 3 पार्टनर्स हैं वो कह रहे हैं, हम तीनों ही कह रहे हैं कि हमें 10% चाहिए, तो वो किस तरह डिवाइड होगा? वो तो 25% है। नहीं, 25% बेटा परसेंटेज में मैथमेटिकल आप लोग एरर कर रहे हैं। पहले भी ये कहा, किसी ने पूछा था तो मैंने इग्नोर कर दिया। देखिए 25% जब शेयर की हम बात करते हैं तो वो किसी और अमाउंट का 25% होता है। जब उस 25% को छोड़ के बाकी तीनों पार्टनर्स उसको लेना चाह रहे हैं तो अब वो 100% हो गया।
मतलब उस 25% ओके ओके को ही 100% कंसिडर करें, और उसको फिर अगर इक्वल करना चाह रहे हैं 33% पे कर लें। ठीक और होगा जो सर। क्वेश्चन की थीम था कि अगर कहीं पे कोई पार्टनर एग्री नहीं कर रहे तो फिर वो पार्टनरशिप का केस या तो पार्टनरशिप को खत्म कर दें और एक नई पार्टनरशिप बना लें, या फिर वो केस कोर्ट में चला जाएगा अगर डिस्प्यूट आ गया। पार्टनरशिप हमेशा म्यूचुअल कॉन्सेंट से चलेगी, जहां पे कोई इशू आ गया वहां पे या पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी या वो केस कोर्ट में चला जाएगा। ओके थैंक यू सर। इतना पूछे। सर ये पार्टनरशिप गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होती है क्या? पार्टनरशिप क्या? गवर्नमेंट आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, क्लियर नहीं है, दोबारा से पूछे। ये जो पार्टनरशिप है ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती है? जी बिल्कुल हो सकती है। पार्टनरशिप को मैंडेटरी नहीं कहा गया रजिस्टर करने के लिए। सो पार्टनरशिप में बी रजिस्टर्ड और मे नॉट बी रजिस्टर्ड, इट डिपेंड्स कि आप क्या करते हैं। लेकिन अगर आप तो चाहें तो अगर यस, ये रजिस्टर्ड होती है। अगर ये रजिस्टर्ड ना हो गवर्नमेंट से तो ये लीगल तो नहीं ना होगी, उसके पास लीगल पावर्स नहीं होंगी? नहीं, मैं अगर लॉ या लीगल या कानून खुद कह रहा है कि अगर आप चाहें तो पार्टनरशिप को रजिस्टर ना करें, तो इसका मतलब है वो बिजनेस लीगल तो है। लेकिन बहुत सारे फिर फर्दर एडवांटेजेस हैं कि अगर आप उसको रजिस्टर करवाते हैं तो आपको मिल सकते हैं, और अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते तो आपको नहीं मिल सकते। वो क्या क्या है इसके लिए अभी वेट करें। लेकिन इलीगल नहीं होगा अगर आप पार्टनरशिप थैंक को यू। रजिस्टर नहीं करवाते। अलबत्ता कुछ एडवांटेजेस हैं जो सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप्स को मिलते हैं। जी आतिफ पूछे। सर बैंकरप्ट होने से क्या मुराद है, उसके बारे में जरा थोड़ा डिटेल से बता दें। बैंकरप्ट होने से मतलब इंसॉल्वेंसी, व्हेन यू आर नॉट एबल टू मीट योर लायबिलिटीज विद योर एसेट्स। दैट मीन्स आपकी जो जिम्मेदारी थी, लेट से वो 1 लाख रुपए की थी और आपके पास एसेट सिर्फ 40,000 रुपए के हैं, तो ऐसी सूरत में आप फर्दर 60,000 पे कहाँ से करेंगे? इफ यू डू नॉट हैव एनी रिसोर्स टू पे बैक दोज 60,000 which you had taken as loan, तो ऐसी सूरत में आप बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट या डिफॉल्ट कंसिडर होते हैं। ओके सर। ओके शबनम, आपका क्वेश्चन है पार्टनरशिप 2 to 20% बनाते हैं तो उनके वर्कर्स भी तो होंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनर्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वर्कर्स। जैसे सोल प्रोप्राइटर में था, उसमें भी हम वर्कर्स को कंसिडर नहीं करते या लेबर्स को कंसिडर नहीं करते, हम यहाँ पे ओनर्स की बात कर रहे हैं। All right. Next is अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर। सो ये काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया। दैट अनलिमिटेड लाइबिलिटी मींस इफ योर बिजनेस इज नॉट एबल टू पे बैक योर लाइबिलिटीज, दैट मींस अब वो पार्टनर्स के ऊपर डिवाइड हो जाएंगी, और इस हद तक डिवाइड होंगी कि या तो वो सारा लोन रीपे हो जाए, और अगर वो सारा लोन रीपे नहीं हो रहा बिजनेस से तो फिर पार्टनर्स करेंगे, और अगर पार्टनर्स में से भी एक या दो इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट हो गए तो ऐसी सूरत में जो रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर्स है या रिमेनिंग वो पार्टनर्स जो पैसा पे कर सकते हैं, वो लाइबिलिटी उन पे डिवाइड होती जाएगी। देन ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली जी जुनैद पूछे। सर एक और क्वेश्चन इसी के रिलेटेड ये है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी अगर हमने किसी एक पर्सन को मेंशन नहीं किया कि आफ्टर बिजनेस जब लॉस में अगर चला जाता है तो एक पर्सन को हमने नहीं एक पर्सन को हमने मेंशन नहीं किया, तो सर ऐसा हो फिर किस हिसाब से लेंगे लोग बाकी पार्टनर से, मतलब कि जिस हिसाब से शेयर होंगे उस हिसाब से, या सभी से बराबर किस हिसाब से सर उनके एसेट्स लिए जाएंगे? बेटा ये तो पार्टनरशिप, ये कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो इग्नोर नहीं किए जा सकते। अब जैसे अब अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आप इसमें यही डिसाइड ना करें कि किस रेशो के मुताबिक हम प्रॉफिट लेंगे, सो नॉर्मली प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपना रिस्क ही डिवाइड ना करें। अगर नहीं किया तो फिर ऑब्वियसली इक्वली डिवाइड होगा,
लेकिन कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो है नॉर्मली अगर आप बात करें रजिस्टर करवाने की अपनी पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन की बहुत सारी क्लोजेज होती हैं, या एक पूरा फॉर्मेट है, या हम अभी पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी चीजें शामिल होनी चाहिए। नॉर्मली ये पार्टनरशिप डीड एक इंडिविजुअल सिंपल लेमैन नहीं बनाता, बल्कि ये लॉयर्स बनाते हैं, क्योंकि ये लीगल चीज है, कॉन्ट्रैक्ट है, और आगे जाके इसमें डिस्प्यूट आ सकते हैं और वो डिस्प्यूट कोर्ट में जा सकते हैं। सो इसलिए इसको प्रोफेशनल्स बनाते हैं जो इस किस्म के लकूनास नॉर्मली नहीं छोड़ते। बस सर, लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का भी उनसे ये पॉइंट नोट किया जाता है कि आफ्टर बिजनेस लॉस अनलिमिटेड लाइबिलिटी हर मतलब ये पार्टनर इतनी फॉर एग्जांपल कोई भी इतना नहीं है कि बैंकक्रप्ट हो जाए, तो इससे इतनी ली जाएगी, इससे इतनी ली जाएगी, इस हिसाब से होगा, या वो फिर अगर तो वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है, जो कि नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ कि लिखा जाता है और लिखा जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस। और अगर वो नहीं लिखा जाता तो फिर एज पर एग्रीड वो जो शेयरिंग की रेशो है उसके मुताबिक वो फिर डिवाइड हो जाएगी। अगर ये हम एज्यूम करते हैं कि सबके सब पार्टनर्स ठीक से या सॉल्वेंट हैं या बैंकरप्ट नहीं हो रहे, बैंकरप्ट हो गए तो फिर तो बाकियों के ऊपर शेयर जाएगा। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन को मैं लूं कि वो बैंकरप्ट नहीं हो रहे, सबके पास इतना पैसा है, तो वो इक्वल शेयरिंग रेशो के मुताबिक उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 4 पार्टनर हैं तो 25% ईच के हिसाब से वो डिवीजन हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। अगर 3 पार्टनर्स हैं तो 33.3%, मतलब इक्वली 2% है तो 50-50 रेट हो जाएगी, if not written, but normally or generally speaking this is a basic point which should not be missed. ओके सर। जी, और कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन सर नेक्स्ट वन है पार्टनरशिप अगर Sorry? होगी है जो एसेट्स बेचकर लाइबिलिटी है, इसको फिर हम अनलिमिटेड यही कह रहे हैं ना कि सबसे पहला जो जिम्मेदारी है वो तो बिजनेस ही की है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट तो तब आता है कि जब बिजनेस इस काबिल नहीं रहा कि वो जिम्मेदारी पूरी करे। दैट मींस कि उसके एसेट बिक गए, उसके बावजूद उसकी लाइबिलिटी अभी पड़ी हुई है, तो फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। और अगर बिजनेस नहीं पे कर दिया तो फिर ठीक है। अगर कुछ रकम बच गई है फिर भी लाइबिलिटी पे करने के बाद भी, तो उसका क्या होगा? वो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट रेशो के मुताबिक डिवाइड हो जाएगा। ठीक है सर। जी शोएब पूछे। शोएब आपने हैंड रेज किया है, कोई क्वेश्चन है? जी साद आप पूछे। सर मेरा क्वेश्चन है, अगर कोई एक पार्टनरशिप एक दफ़ा बैंकरप्ट हो जाती है, ठीक है, और मतलब उसमें उसके सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं और फिर वो दोबारा उनके पास कोई एसेट्स आ जाते हैं, मैनेज कर लेते हैं, तो पहले क्या होगा, उनके सारे उनसे वापस लिए जाएंगे या वो नए सिरे से स्टार्ट करेंगे? जब बैंकरप्सी डिक्लेयर की जाती है तो कोर्ट उनको एक डिक्री पास करता है दैट these persons or these partners have gone bankrupt, then there is a court's decision which will be obeyed। अगर कोर्ट ये डिसाइड करता है कि ये एक लाइबिलिटी है जो आने वाले वक्त में भी पूरी की जाएगी, या उसके लिए कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है, या ये कहा जाता है कि जैसे ही पैसे वापस आएंगे तो पहली जिम्मेदारी या लाइबिलिटी को पूरा किया जाएगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली एक्ट होगा। और अगर ऐसा नहीं है, इन द सेंस कि अगर कोर्ट ने ये डिसीजन नहीं दिया कि पुरानी लाइबिलिटी को पे बैक किया जाएगा, तो ऐसी सूरत में फिर वो जिनका पैसा डूबना था वो डूब गया। सर थैंक यू। जी एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है जी, नेक्स्ट वन इज ड्यूरेशन कंपैरेटिवली प्राइवेट सोल प्रोप्राइटरशिप की निस्बत जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा ऑनर मौजूद है। लेकिन अगर डिस्प्यूट आ गया तो ऐसी सूरत में एक भी, चाहे 20 पार्टनर्स थे उसमें से एक भी डिस्प्यूट आ गया या एक भी पार्टनर फर्दर उसको कैरी ऑन नहीं करना चाहता, तो वो अकेला भी कोर्ट में केस कर सकता है। तो ऐसी सूरत में पार्टनरशिप को खत्म कर दिया जाएगा। जी शोएब आपका क्वेश्चन है।
आप हैंड मल्टीपल टाइम रेज कर रहे हैं बट आपको नहीं आ रहा, या माइक ऑफ है, या फिर आप चैट में लिख दें इफ देयर इज सम प्रॉब्लम। टैक्सेशन, यहाँ पे सिंगल टैक्सेशन है बट वी हैव अ डिफरेंट प्रोसीजर। पार्टनरशिप may be registered and it may not be registered. अगर हम पार्टनरशिप की दोनों फॉर्म को टैक्स के हवाले से देखें तो ये दोनों का प्रोसीजर जो है वो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा कि अगर तो फर्म या पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है तो जितना भी उस बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है पहले वो तमाम पार्टनर्स पे डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 4 पार्टनर हैं और उन्होंने एग्री किया था कि हम इक्वल शेयरिंग पे प्रॉफिट लेंगे, तो इसका मतलब है हर पार्टनर 25% लेगा। लेट्स से कि कंपनी ने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, सॉरी कंपनी ने नहीं, फर्म ने या पार्टनरशिप बिजनेस ने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो एग्रीड रेशो के मुताबिक हर पार्टनर को 25,000 रुपीज मिलेंगे। और क्योंकि वो रजिस्टर्ड थी तो पहले हमने डिवाइड कर लिया 25,000 ईच, और फिर हर पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी में टैक्स देगा, यानी कि हर पार्टनर 25-25 हजार रुपए पे टैक्स देगा। जब हम प्रॉफिट को पहले डिवाइड कर लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और उसके बाद टैक्स देते हैं तो जो प्रॉफिट है उसकी अमाउंट डिवाइड होने की वजह से कम हो जाती है, और जो टैक्स स्लैब लगती है या जो टैक्स रेशो लगती है वो कंपैरेटिवली कम लगती है। ठीक है। और ऐसी फर्म्स या ऐसी पार्टनरशिप बिजनेसेस जो अनरजिस्टर्ड हैं, ऐसी सूरत में प्रॉफिट के ऊपर पहले टैक्स लगता है और उसके बाद जो बचता है वो डिवाइड करता है। तो इसी एग्जाम्पल में अगर वो फर्म रजिस्टर्ड थी तो हमने किया कि 1 लाख को पहले चारों पार्टनर्स में डिवाइड किया, 25,000 रुपया ईच आया, और 25,000 रुपए की स्लैब देखी जाएगी, उस पे जो भी टैक्स रेट होगा वो लगाया जाएगा। ऑन द अदर साइड अगर वो पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है तो पहले 1 लाख का प्रॉफिट था, पहले टैक्स लगेगा। सो 1 लाख के ऊपर जो भी टैक्स है, और उस टैक्स को फिर लेट्स से कि उसके ऊपर 10,000 रुपए टैक्स था, सो 1 लाख से 10,000 माइनस किए गए, बाकी जो 90,000 बचा उसको फिर चारों में डिवाइड किया जाएगा। सो फर्क क्या आएगा दोनों में कि 25,000 रुपए के ऊपर जो परसेंटेज ऑफ टैक्स होगी वो कम होगी, और 1 लाख के ऊपर जो परसेंटेज ऑफ टैक्स होगी वो ज्यादा होगी। सो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा अनरजिस्टर्ड फर्म को और कम देना पड़ेगा रजिस्टर्ड फर्म को। अलबत्ता टैक्सेशन होगी सिर्फ एक ही बार कि या तो बिजनेस पे करेगा टैक्स या फिर ओनर या पार्टनर पे करेगा। ठीक है। सो दिस इज सिंगल टैक्सेशन। हाउएवर देयर इज एन एडवांटेज टू द रजिस्टर्ड फर्म के लिए डिवाइड कर लें और फिर टैक्स दे दें, एंड एन डिसएडवांटेज टू द अनरजिस्टर्ड फर्म के पहले टैक्स दें और उसके बाद डिवाइड करें। जी साथ पूछें। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर ये इसके ऊपर वेरी नहीं करेगा कि कितने पार्टनर के इसके अंदर कितने शेयर्स हैं, अगर एक के 50% हैं, एक के 5% है, तो उसके हिसाब से इनके ऊपर टैक्स वेरी नहीं करेगा, जितना प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर वेरी करेगा? ये तो डिपेंड करेगा ना पर प्रॉफिट मिला कितना कितना है। मैंने तो आपको एक एग्जांपल दी। फॉर एग्जांपल अगर वो रजिस्टर्ड है और 4 ही पार्टनर है, एक के पास 10% प्रॉफिट का हिस्सा गया, एक के पास 50% गया, एक के पास 30% गया, एक के पास फिर 10% गया, तो ऐसी सूरत में हमने प्रॉफिट को डिवाइड करना है जो भी एग्रीड रेशो है उसके मुताबिक, और फिर हर पार्टनर जो है वो अपने अपने पैसे जितने उसको मिले हैं, जितना उसको प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट के मुताबिक टैक्स देगा। एंड सिमिलरली अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो फिर पहले टैक्स देना पड़ेगा और उस टैक्स के बाद होगा फिर भी वो एग्रीड रेशो के मुताबिक ही डिवाइड। थैंक यू सर। जी क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस सर। ओके जी शुएब, आप क्वेश्चन ये है कि अगर इनमें से किसी की डेथ हो जाती है तो उसका पैसा वापस करेंगे? जी बिल्कुल, वो प्रॉपर्टी है, बिजनेस एक एसेट होता है, तो जो अगर इन केस ऑफ डेथ अगर कोई हिस्सा, कोई प्रॉफिट या कोई कैपिटल
बचता है जो किसी एक पार्टनर की डेथ होने के बाद उसकी औलाद को इनहेरिटेंस को जाना है तो बिल्कुल वो दिया जाएगा। जी आतिफ पूछे। सर अगर एक पार्टनर का बिजनेस के अलावा भी कुछ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है तो वो उस पर भी टैक्स लगेगा ना? जी बिल्कुल लगेगा। और वो प्रॉफिट को ऐड करके उस पर टैक्स देगा कि अलग अलग देगा? नहीं, हर बिजनेस का अलग से टैक्स होता है। जैसे सैलरी के ऊपर एक डिफरेंट टैक्स स्लैब होती है, कंपनी के ऊपर डिफरेंट टैक्स स्लैब होती है, पार्टनरशिप के ऊपर डिफरेंट टैक्स स्लैब होती है। सो वो हर स्लैब के अकॉर्डिंगली जो है या हर रूल के अकॉर्डिंगली उसको टैक्स देना पड़ेगा। ऑलराइट जी, नेक्स्ट इज इम्प्लाइड अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी जो म्यूचुअल एजेंसी है ये उसी की एक फॉर्म है। दैट इम्प्लाइड अथॉरिटी मीन्स दैट इफ that every partner is principal and every partner is agent to any other person। ये कहीं लिखा होना जरूरी नहीं है कि म्यूचुअल एजेंसी होगी। कानून की नजर में या लॉ की नजर में इफ one partner has taken a decision or if one person has entered into a contract with anyone then it is a binding on all other partners। इसको हम कहते हैं this is implied authority। जैसे implied responsibility of a student is to maintain discipline, to study well। अब ये कहीं लिखा नहीं हुआ कि एक स्टूडेंट ने पढ़ना है, ये इम्प्लाइड है कि जब हम स्टूडेंट की बात करते हैं देन द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट इज टू स्टडी और टू लर्न। इसी तरह जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप में कहीं लिखा होना जरूरी नहीं है कि हर बंदा एक दूसरे का एजेंट है, बल्कि इट इज इम्प्लाइड, इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द लॉ दैट एवरी पार्टनर हैज implied authority, that if any partner has taken a decision or has entered into any contract तो अब वो किया जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट बाकी सबके ऊपर बाइंडिंग होगा और सब उस कमिटमेंट को फुलफिल करेंगे। दिस इज कॉल्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी। ठीक है जी, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। जी जुनेद पूछे। सर अगर जब हम पार्टनर्स बनते हैं तो हम रजिस्टर करवाते हैं, ये हो सकता है कि हम चाहते हैं कि एक पर्सन ही डिसीजन ले, एक पर्सन ही आगे कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, तो ये मुमकिन है? जी उसमें आप अथॉरिटी दे सकते हैं बट अगेन विद द कंसेंट ऑफ एवरीवन। अगर उसमें सब कंसेंट देते हैं दैट सिंगल पर्सन विल डू ऑल द मैनेजमेंट। पार्टनर्स एक से ज्यादा होना जरूरी है, मतलब एक होगा तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी, एक से ज्यादा ओनर होने जरूरी है। लेकिन अगर मैनेजमेंट की बात करें और आप कहते हैं कि सिर्फ एक ही बंदा मैनेजमेंट करेगा और बाकी सब उस पे एग्री कर जाते हैं तो बिल्कुल ठीक है, वो अकेला बंदा इंडिविजुअल जो है वो कर सकता है। सर इस तरह हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हम 4 लोग पार्टनर्स हैं, तो 3 पार्टनर्स हैं वो कहते हैं कि एक को होना चाहिए, लेकिन एक पार्टनर है वो कहता है कि नहीं, ये मतलब कि वो एक आदमी के हाथ में नहीं देना चाह रहा सारी मैनेजमेंट। तो आया कि वो सर आया कि वो फिर ये मुमकिन है कि वो इस तरह कर सकें? नहीं, दिस इज क्लियर 100% short thing that every partner should be willing to do any agreement or clause or contract। so, अगर एक पार्टनर भी इस चीज पे एग्री नहीं करता कि एक पार्टनर के हाथ में देनी है तो फिर चाहे 19 के 19 बाकी दूसरे पार्टनर एक चीज पे एग्री हो भी जाए तो भी वो लॉ या तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। so that means कि हर पार्टनर को या कोई भी जो आप क्लोज बात कर रहे हैं, जो भी आप टर्म एंड कंडीशन लिखना चाह रहे हैं, एवरी पार्टनर मस्ट, चाहे 20 पार्टनर में से एक पार्टनर भी अगर डिसएग्री करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। सबके सब पार्टनर्स को एक ही पॉइंट के ऊपर एग्री करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि वो जो एग्री नहीं कर रहा उसको जबरदस्ती शामिल करें तो इसका मतलब है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। द ओनली सोल्यूशन यू हैव इज कि या उसको एग्री कर लें या फिर उसको पार्टनरशिप में शामिल ही ना करें। ओके सर, थैंक यू सर।